हाय क्या गर्मी है रे भाई। जाओ मेरा चश्मा लेके आना तो। चलिए, ऑनलाइन वॉइस क्लियर है क्या? मुझे एक बार बता देंगे। कंप्यूटर का 3 चैप्टर और करना है हमें। ठीक है, वो मैं करा दूंगा। और एमसीक्यू और थ्योरी के माध्यम से दोनों करा दूंगा मैं। ठीक है। और क्या बच गया है? बैंकिंग एक्ट बचा है ना। ठीक, मैं कल उसका करता हूँ क्लास। ठीक है। अगर एसी लग गया तो कल कर देंगे। ठीक है, एसी का थोड़ा सा समस्या हो रहा है। क्या हम लोग भी सुबह से गर्मी में 2-3 बार भीग जाते हैं। ठीक है, नहाना तो हो नहीं पा रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा है। ठीक। एमसीक्यू बना रहे हो? है? क्या वाला? एमसीक्यू बना कौन कौन से सब्जेक्ट में वैसे? एक ही दो में होगा ना? छत्तीसगढ़ बस में है? तो छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारा और अभी आया होगा जिसमें नहीं होगा। बहुत सारा और होगा। छत्तीसगढ़ का इतिहास होगा, छत्तीसगढ़ का पर्यटन होगा, छत्तीसगढ़ का जनजाति का होगा, छत्तीसगढ़ भूगोल होगा। लगभग सबके 100-100 क्वेश्चन आए होंगे, नहीं आए हैं? वो कल में फाइनल हो जाएगा, कल में सभी का। हाँ, गुड आफ्टरनून मालती जी। सब में है ना? फाइनल हो जाएगा कल। ठीक है। कल सबको मिल जाएगा बहुत सारे क्वेश्चंस। क्या चीज? वीडियो नहीं चलता है? क्यों? नहीं समझ। नहीं, मोबाइल चलाने नहीं आता होगा मैडम, दिखता है, सब चीजें दिखती है। ये लोग इतने बड़े बड़े डिजाइनर हैं, है ना? पूरा दिल्ली की बहुत बड़ी टीम बैठी है इस एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए। ठीक है। मैं 3 दिनों से फोन लगा रहा हूँ, अभी तक मेरा फोन उठाते नहीं है। नहीं, सॉफ्टवेयर कंपनी को जो हमारा एप्लीकेशन चलाते हैं ना, जिसको हम लोग परचेस किए हैं। हम लोगों को हर महीने पे अलग करना पड़ता है, परचेस अलग किए, लाइसेंस अलग लिए हैं, तो बहुत सारा इस पे संसाधन लगे हुए हैं। छोटा मोटा चीज नहीं होता है इसमें, है ना? इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हमें तो लगभग 3 से 4 साल लग जाएंगे, लगता है बहुत सारा खर्चा किए हैं। तो कोशिश ये है कि अगर आप लोग रिजल्ट दे दोगे तो हो सकता है साल भर में भी कवर कर लेंगे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है। और भी बहुत सारे अपग्रेड करने हैं। ठीक है। अभी क्या है, जो छात्रावास की जैसे भर्ती आ रही है, पुलिस भर्ती आ रही है, तो उस पर हम लोग आराम से पढ़ेंगे, इतनी जल्दी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। धीरे पढ़ेंगे, अच्छे वे में पढ़ेंगे पूरे। जैसे टॉपिक खत्म होगा वैसे ही उसका क्या करा दिया जाएगा आप लोगों को? एमसीक्यू करा दिया जाएगा अलग, टेस्ट भी अलग से करा देंगे हम लोग। ठीक है। तो वो चीजें आपको एक्चुअली में पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका वही होता है। आप थ्योरी सबसे बेस्ट तरीका हम लोग उसको बोलते हैं बेसिकली। पर 1 महीने 1.5 महीने के कोर्स में ये पॉसिबल नहीं है। और फिर भी हम अपने स्तर पर जितना ज्यादा क्वेश्चन करा सके, हम भिड़े हुए हैं। ठीक है। जितना हो सके, आज भी हमारी काम जारी है। हम तो रात को 12 बज जाता है ना? खाना 1-2 बजे हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सुबह आके फिर से क्लास लो। खैर, बस आप लोग रिजल्ट दे दो, यही दुआ करते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। तो प्राचीन भारत का ये चौथा वीडियो मैं लेकर आया हूं। एमसीक्यू के माध्यम से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, पूरी संभावनाएं हैं आने के, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। है ना? प्राचीन भारत का, इसके बाद मैं आधुनिक भारत का भी लेकर आऊंगा। ठीक है। हो सकता है 1-2 दिन में आपका आधुनिक भारत भी तैयार हो जाएगा, आप लोग को करा दिया जाएगा। ठीक है। चलिए अगला, है ना, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया, सेनिया का मतलब होता है सेना रखने वाला, कहा जाता था?
और पहले समय में क्या होता था, राजा के पास स्थायी सेना नहीं होता था, तो एक राजा आए थे जिन्होंने सबसे पहले स्थायी और नियमित सेना रखना प्रारंभ किया था। उस राजा का नाम क्या था, बिंबिसार था। याद रखना है, उस राजा का नाम क्या था, बिंबिसार था। मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दे दूं, है ना, एक ट्रिक बताता हूं मैं आप लोगों को। हसीन मासुका, क्या बता रहा हूं, हसीन मासुका, ठीक है, ये ट्रिक याद रखना, हसीन मासुका। ठीक, अब देखिए मैं आपको इसी चीज से क्या क्या बता रहा हूं। सबसे पहले भारत में जो राजा प्रारंभ हुआ, वंश प्रारंभ हुआ, ठीक है, जो डायनेस्टी स्टार्ट हुआ है, वो सबसे पहले किसका हुआ है, हर्यक वंश। ह से क्या हो जाएगा, हर्यक वंश प्रारंभ हुआ है। भारतीय इतिहास देखिए, अभी तक क्या चल रहा था, वैदिक काल चल रहा था। वैदिक काल के बाद क्या पढ़ा हमने कल, महाजनपद के बारे में बात किया था। महाजनपद आया, उसी के बाद मगध में, उसी के बाद मगध में एक राजा हुए। कौन राजा हुए, बिंबिसार। कौन राजा हुए, बिंबिसार राजा हुए। और ये किस वंश के थे, है ना, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, बिंबिसार है। याद रखिएगा, मैं यहां पे लिखूंगा क्या, वंश के नाम, और यहां पे लिखूंगा क्या, मैं संस्थापक के नाम लिखूंगा, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कभी कभी क्रम को लेकर भी क्या बनता है, एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। चलिए अगला बात करेंगे, सी से क्या हो जाएगा, शिशुनाग वंश। सी से क्या हो जाएगा, शिशुनाग वंश हो जाएगा। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है, जो नाम है वही इसके क्या है, संस्थापक है। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है, शिशुनाग है। न से क्या हो जाएगा, नंद वंश। न से क्या हो जाएगा, नंद वंश हो जाएगा। और नंद वंश के संस्थापक कौन है, महापद्मनंद। कौन है, महापद्मनंद है। तीन वंश के नाम हो, याद हो गए। ट्रिक क्या है, हसीन मासुका। ट्रिक क्या है, हसीन मासुका। ठीक है, तो ज्यादा भावनाओं में नहीं बहना है। ठीक है, चलिए, मां से क्या हो जाएगा, मां से हो जाएगा क्या, मौर्य वंश। मां से क्या हो जाएगा, मौर्य वंश हो जाएगा। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश के क्या है, संस्थापक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो एक एक चीजें आपके दिमाग में बैठी नहीं, कम से कम कुछ चीजें अभी रोड मैप बना के रखो। आगे जब भविष्य में और पढ़ाई करोगे तो पूरा डिटेल स्टडी करेंगे इसके बारे में और। ठीक है, अगला क्या है, सुंग वंश। जैसे ही मौर्य वंश खत्म होता है भारत में, कौन सा वंश आता है, सुंग वंश आता है। और सुंग वंश के संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र सुंग है। कौन है, पुष्यमित्र सुंग इस वंश के क्या है, संस्थापक है। क से क्या आएगा, कण्व वंश आएगा। क से क्या आएगा, कण्व वंश आता है। और कण्व वंश जब समाप्त होता है, इसी क से क्या जाएगा, कनिष्क आ जाएगा। इसी क से क्या जाएगा, कुषाण वंश। इसी का से क्या आ जाएगा, कुषाण वंश आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है ना। कण्व वंश के संस्थापक कौन है, वासुदेव कण्व। कौन है, वासुदेव कण्व इस वंश के क्या है, संस्थापक है। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, कुजुल, कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस ये क्या है, इस वंश के संस्थापक है। ठीक है, पर उनके बारे में नहीं पढ़ना है, कुजुल कडफिसस के बारे में नो क्वेश्चन है वो। ठीक है, बस मैंने आपको बता दिया। अब कुषाण वंश के बाद आएगा इस वंश का प्राचीन भारत का अंतिम शासन, गुप्त वंश। प्राचीन भारत में आएगा तो कौन सा वंश आएगा इसके बाद, कुषाण वंश के बाद कौन सा वंश आएगा, गुप्त वंश आ जाएगा। इसे ध्यान में रखिएगा, गुप्त वंश। और गुप्त वंश के संस्थापक मेरे ख्याल से आप सभी को पता है कौन है, कौन है जी, दो नाम याद रखना है। एक तो नाम याद रखना है क्या, श्री गुप्त नाम याद रखना है। और दूसरा नाम याद रखना है क्या, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त क्या जी, प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। तो मैंने कितने वंश बता दिए, शुरू से लेकर आखिरी तक मैंने सभी वंश के नाम बता दिए। पहला वंश कौन सा आया, हर्यक वंश। दूसरा वंश कौन सा आया, शिशुनाग वंश। तीसरा म से मौर्य वंश, सु से सुंग वंश, है ना। फिर अगला कौन सा आया, कण्व। क से कण्व और कुषाण वंश। और सातवां जो वंश आया कौन सा आया, गुप्त वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, है ना। दंत वंश के, अच्छा यहाँ पे सॉरी, तीसरा है ये, चौथा, एक एक बढ़ा लेना, पांचवा, छठवा, सातवां और ये आठवां। ठीक है, ध्यान में रखना है। नंद वंश आया, नंद के मौर्य वंश आया, मौर्य वंश के बाद सुंग वंश आया। तो यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए, आसानी से याद कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक रीडिंग मारेंगे, हर एक चीज आपको क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये पूरे है ना वंशों के नाम है और उसके संस्थापक के नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना।
बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है? चिकित्सक के बारे में पूछ रहा है। राजा बिंबिसार मतलब कौन सा वंश? कौन सा वंश जी? हर्यक वंश। कौन सा वंश? हर्यक वंश। और इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी क्या थी? याद रखना, इसकी राजधानी पहले थी क्या? गिरि ब्रज। क्योंकि एग्जाम में एक बार पूछा गया है। बाद में इसकी राजधानी क्या बना? राजगिरी बना। बाद में क्या बना? राजगिरी बना। तो सबसे प्राचीन वंश की राजधानी, सबसे प्राचीन वंश कौन है? हर्यक वंश है। सबसे प्राचीन वंश कौन है? हर्यक वंश है। और इसकी राजधानी क्या थी? राजगिरी थी। इस बात को जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कौन थे संस्थापक? राजा बिंबिसार। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है ना, प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो किसके दरबार में थे? राजा बिंबिसार के दरबार में थे। और ये कौन थे? भगवान बुद्ध के क्या थे? महात्मा बुद्ध के क्या थे? एक निजी चिकित्सक हुआ करते थे। तो कैसे याद रखना है? देखो, ये है बिंबिसार, ये है कौन? बुद्ध। बुद्ध जी ने इनको है ना, बुद्ध जी ने इनको दिया क्या? अपना चिकित्सक दिया, जिसका नाम क्या था? जीवक। जिसका नाम क्या था? जीवक था। ध्यान में रखिएगा, मैं एक फ्लो चार्ट बना देता हूं। ये है आपके कौन? राजा है। राजा है कौन? बिंबिसार। यहाँ पे कौन है? महात्मा बुद्ध है। यहाँ पे कौन है? महात्मा बुद्ध है। इन्होंने इनको क्या दिया? क्या दिया जी? क्या दिया? एक वैद्य दिया। वैद्य बोलो या क्या बोलो इसी को? चिकित्सक बोलो। क्या नाम है उनका? क्या नाम है उनका? जीवक नाम है। क्या नाम है उनका? जीवक नाम है। चलिए, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? इसी जीवक को इलाज के लिए भेजा था। कहां? कहां भेजा था? कहां भेजा था जी? अवंती। कहां भेजा था? अवंती। और अवंती की राजधानी क्या थी? अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। और यहाँ के राजा का नाम क्या था? तो चंड प्रघोत था। क्या नाम था? चंड प्रघोत था यहाँ के राजा का नाम। कहानी ध्यान से देखिएगा, है ना। बुद्ध जी ने क्या भेज दिया? इन्हें जीवक को दिया। जीवक कौन थे? एक चिकित्सक थे जो बिंबिसार के दरबार में रहते थे। जब, है ना, बिंबिसार और किसके बीच लड़ाई हुआ था? चंड प्रघोत के बीच लड़ाई हुआ था। लड़ाई चल रहा था, है ना, प्रतिद्वंदिता थी दोनों के बीच में। एक समय क्या हुआ? ये बहुत बड़ी बीमारी से क्या हो गया? चंड प्रघोत ग्रसित हो गया, है ना। तो याद रखना, बहुत बड़ी पीलिया जैसे बीमारी से क्या हो गया? ये ग्रसित हो गया। तो उसके इलाज के लिए कौन, किसको भेजा था? जीवक को भेजा था। किसके पास? चंड प्रघोत के पास। कहा? उज्जैन में। कहा? उज्जैन में। क्योंकि ये कहां के राजा थे? अवंती के राजा थे। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी, ठीक है। ध्यान में रखेगा। अब महात्मा बुद्ध ने इन्हें कुछ दिया है, तो इनका भी कर्तव्य बनता है ये इनको क्या दे? कुछ ना कुछ रिटर्न कर। रिटर्न गिफ्ट सुने हो ना, ठीक है। तो ये जीवन का ही क्या है? ये जीवन का नियम है, प्राकृतिक नियम बोलते इसे। अगर आप कुछ ले रहे हैं तो आपको क्या देना होगा? कुछ ना कुछ देना होगा, अन्यथा आप व्यर्थ के नियम का पालन कर रहे हैं। ये सिद्धांत है, इसका पालन जरूर करना है जीवन में, ठीक है। चलिए, मैं क्या लेक्चर भी अच्छा अच्छा देता हूँ ना, वही है कि समय नहीं है, माइक वाइक में थोड़ा सा भरी सभा में बैठूं ऐसे करके, क्योंकि आप लोग को पढ़ाने में समय निकल जाता है। नहीं तो मोटिवेशन स्पीकर भी बन सकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो याद रखना, जीवन में अगर कुछ ले रहे हो तो देना भी आवश्यक है। अगर आप दे रहे हो तो आपको मिलेगा भी। ये प्राकृतिक नियम है, ठीक है। और प्रकृति कभी भी गलत नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। तो बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को क्या दिया? वेणु वन विहार दिया। क्या दिया? वेणु वन विहार दिया। और ये वेणु वन विहार कहां था जी? इनकी राजधानी क्या थी? राजगृह में थी। तो याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध को बिंबिसार के द्वारा कौन सा विहार दान में दिया गया? नाम क्या है? वेणु वन विहार। विहार है ना ये, ध्यान में रखिएगा। वेणु वन विहार क्या किया गया था? दान में दिया गया था। इतनी बातें ध्यान में रहेगी। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर क्या हो गया? जीवक। इसका आंसर क्या हो गया? जीवक हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। वज्जी संघ के विरुद्ध, वज्जी की राजधानी क्या पढ़ा था हमने? वज्जी की राजधानी क्या पढ़ा था? वैशाली। और यही वैशाली क्या था? प्रथम विश्व का क्या था जी? प्रथम गणतंत्र था। विश्व का प्रथम गणतंत्र का नाम बताइए। वो कौन था? वज्जी था। वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली थी, है ना। पूरे कितने महाजनपद पढ़ाया था मैंने? 16 महाजनपद। याद रखिएगा, 16 में से 14 महाजनपद में क्या चलता था? राजतंत्र चलता था। राजतंत्र का मतलब राजा का बेटा राजा ही बनेगा।
राजा का पीढ़ी वाला ही व्यक्ति क्या बनेगा, राजा बनेगा। परंतु दो ऐसे महाजनपद थे जहां क्या था, गणतंत्रात्मक प्रणाली था। ये याद रखना, गणतंत्र था, गणतंत्रात्मक प्रणाली। एक कौन बता दिया मैंने, वज्जी। एक कौन सा है, वज्जी है। दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, मल्ल है। दूसरा कौन सा है, मल्ल है। तो याद रखिएगा दो गणतंत्र थे, है ना, प्राचीन समय में। पहला वज्जी, दूसरा मल्ल था। याद रखना वैशाली के अंतर कितने गणराज्य थे, अगर आपको पूछा जाएगा तो इसके अंतर ये 8 गणराज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, 8 गणराज्यों में। और इसी का एक प्रसिद्ध गणराज्य था जिसका नाम क्या था, लिच्छवी था। ठीक है, जिसका प्रसिद्ध नाम क्या था, लिच्छवी था। याद रखिएगा, है ना। ये क्या था, एक देश जैसा था। इसको देश समझिए, महाजनपद समझिए। और इसके 8 क्या थे, छोटे छोटे गणराज्य और हुआ करते थे, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए। तो इसी वैशाली पर आक्रमण किसने किया, मगध के राजा ने किया। ठीक है, और आक्रमण करने के लिए इन्होंने दो हथियार का प्रयोग किया। एक रथ मुसल, और दूसरा क्या है, कंटक। अगर आपने बाहुबली देखा है, देखिए बाहुबली पार्ट 1, रेखा से सब देखे होंगे। भल्लाल देव को जानते हो, भल्लाल देव जी, उसका चक्र वाला याद है, वो है क्या, रथ मुसल। चक्र रथ में क्या लगा है, मूसल जैसा हथियार लगे है, वो जा जाके भकाभक मारे पड़ा है सबको। ठीक है, बाहुबली को नाम याद है, बाहुबली क्या चलाता था, महाशिला कंटक। तो याद रखना बाहुबली से ये दो हथियार याद रखना। पहला रथ मूसल कौन चलाता था, भल्लाल देव, है ना। महाशिला कंटक याद करो, उस पिक्चर में क्या दिखाया था, एक बड़ा सा पत्थर को ऐसे रस्सी से फंसाता है कौन जी, बाहुबली। और इस पत्थर को क्या करता है, फेंकता है। फेंकता है कि नहीं फेंकता है, देखियो पिक्चर में। तो यही क्या है, महाशिला कंठक। महाशिला मतलब क्या, पत्थर को फेंकने वाला यंत्र। समझ में आया, तो पिक्चर याद करोगे तो सब याद हो गया आएगा। ठीक है, अब कहने का मतलब है भाई, उनको भी थोड़ी ना पता था पहले कहां यूज हुआ था, ये बहुत पहले यूज हुआ था, है ना, बहुत पहले यूज हुआ था। बाद में काकती वंश ने उसको यूज किया है, बहुत बाद में यूज किया है। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, किसने यूज किया था, अजात शत्रु ने। किसने यूज किया था, अजात शत्रु ने ये यूज किया था ब्रह्मगुप्त को हराने के लिए, जो कि कहां के राजा थे, वज्जी के राजा थे। क्लियर, तो ध्यान में रहेगा। चलिए अगला बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले राजा हर्यक वंश के, अगर मैं राजा का नाम बताऊंगा, पहले राजा कौन होंगे हर्यक वंश के, बिंबिसार। पहले राजा का नाम क्या है, बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र कौन हुआ, अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र कौन हुआ, अजातशत्रु। अजातशत्रु के पुत्र कौन हुए, उदयन। अजातशत्रु के पुत्र कौन हुए, उदयन, या उदाइन भी बोलते हैं, उदाइन। दो उदाइन थे, एक वत्स में था और एक मगध में था। ये मगध में था ना, मगध। और इसकी राजधानी क्या बताया था मैं, क्या था मगध राजधानी, अभी तो बताया था जी, क्या था, राजगिरी था। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उदाइन ने क्या बनाया था, उदाइन ने पाटली पुत्र बनाया था। क्या बनाया था, पाटली पुत्र बनाया था, जिसका वर्तमान नाम क्या है, पटना है। ठीक है, तो पहले राजधानी गिरिब्रज था, मैं बताया था गिरिब्रज। गिरिब्रज के बाद राजगिरी, राजगिरी के बाद क्या बनेगा, पाटली पुत्र इसकी राजधानी बनेगा, है ना। ये ने इसकी हत्या कर दिया, अपने पिता की हत्या कर दिया, बन गया राजा। भाई जैसे को तैसा, तो ये भी बोलेगा मुर्दादल मारे रेस, अब तो तेनी माचस, इसको भी मार दिया। इसीलिए इस वंश को क्या बोला गया है, इस वंश का नाम क्या है, पितृ हंतक वंश। पितृ हंतक वंश इस वंश का दूसरा नाम है। पिता की हत्या करके गद्दी को, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, मैं बाद में बताऊंगा, अभी कहानी वहानी का समय नहीं है। ठीक है, बहुत मजेदार कहानी है। ठीक है, इतिहास क्या है ना, कहानियों में पढ़ो, बड़े मजेदार कहानी है, एक से ट्विस्ट कहानी है, सुनाऊंगा कभी समय मिलेगा तो। मतलब जब हम लोग पीएससी पढ़ेंगे ना, मेंस वाले की क्लास करेंगे तो सभी चीजें बताऊंगा। ठीक है, चलिए, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है, अब ये आप लोग है ना मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला भैया इसका आंसर। आप मुझे बताइएगा कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है। अभी जस्ट बताया हूं मैं, कौन है, बना लेंगे ना, एग्जाम में आएगा तो। चलिए अगला बात करते हैं, अगला वंश कौन सा आया, अगला वंश कौन सा आया, शिशुनाग वंश। अगला वंश कौन सा आया, शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, शिशुनाग थे। शिशुनाग के बाद कौन हुए, शिशुनाग के बाद कौन हुए, इसका पुत्र बना, जिसका नाम क्या था, कालाशोक। जिसका नाम क्या था, कालाशोक था। और कालाशोक का एक और नाम था क्या, काकवर्ण। क्या नाम था, काकवर्ण था। इस वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन।
इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। इसकी हत्या कौन करेगा? नंद वंश का जो संस्थापक है वो इसकी क्या कर देगा? हत्या कर देगा। क्या नाम है? महापद्मनंद। क्या नाम है? महापद्मनंद है। सुनने की कोशिश करो, याद होते जाएगा, है ना। तो शिशु नागवंश और कालाशोक, ये दो नाम जरूर याद रखिएगा। शिशु नागवंश और शिशु नाग और कालाशोक, ये याद रखना है। तो देखिए मैंने, है ना, अभी याद रखना, शिशु नाग से पहले कौन सा वंश था? हर्यक वंश। कौन सा था? हर्यक वंश। हर्यक वंश के अंतिम जो शासक थे जिसका नाम क्या था? नागदशक। जिसका नाम क्या था? नागदशक। ये इनके सेनापति हुआ करते थे। कौन? शिशुनाग। जहां राजा कमजोर हुआ, मंत्री या सेनापति क्या हो जाता है? उन पर हावी हो जाता है। क्या हो जाता है? कमजोर को जीने का अधिकार नहीं है। इसीलिए बोलता हूं, पढ़ो, मेहनत करो, कमजोर बनोगे तो दुनिया आपको कुचल देगी। समझ में आ रहा है ना। इसलिए पूरी मेहनत करना, जितना ज्यादा नॉलेज रहोगे ना, है ना, लोग आपसे बात करने के लिए घबराएंगे। आप मत घबराओ। और इंसान कब घबराता है? जब वो क्या करता है? गलत करता है। डर पैदा होता है गलत करने से। आप गलत मत करो। अगर गलतियां आपसे हो जाती है जाने अनजाने में, क्षमा मांगना भी हमारी एक क्या है? क्षमा तो मांग सकते हैं अगर गलती हो गया जाने अनजाने में। तो मैं, देखिए, मैं केवल पढ़ने या पढ़ाने की बात नहीं करता हूँ, जीवन के रीति रिवाज की भी बात करता हूँ, प्राकृतिक नियम की बात करता हूँ जो हमें सिखाती है। आप डट कर जी सकते हैं, ठीक है। चोट खाने के लिए तैयार रहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चोट खाएंगे पर झुकेंगे नहीं। सत्य कभी मर नहीं सकता, सत्य कभी झुक नहीं सकता। ये शास्त्र में लिखा हुआ है, और शास्त्र को गलत करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है आज तक, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। चलिए बताऊंगा, शास्त्रों के बारे में भी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। वैदिक वैदिक शास्त्र कहां से खुलेगा पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो इसकी हत्या कर दिया शिशुनाग ने। शिशुनाग बना, कालाशोक बना। आपको याद रखना है मेनली किसके बारे में? कालाशोक में। तो भैया पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? नागरिकों के द्वारा चुना गया प्रथम शासक कहां का शासक था? मगध का। और मगध में क्या चल रहा था? राजतंत्र चल रहा था। गणतंत्र था क्या? ये नहीं था। तो पहला स्टेटमेंट को मैंने दो तरीके से बता दिया। एक तो इसकी हत्या करके बना था राजा, दूसरा तरीका ये राजतंत्र था, है ना। तो नागरिकों द्वारा चुना जाएगा क्या? नहीं चुना जाएगा किसी भी हाल में। अगर गणतंत्र होता तो जरूर चुना जाता, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला है क्या? शिशुनाग ने सूरसेन को मगध साम्राज्य में मिला लिया। बिल्कुल सही, है ना। सूरसेन को क्या कर दिया इन्होंने? मगध साम्राज्य में क्या करा दिया? सूरसेन मतलब जी मथुरा। इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। इसको इन्होंने किस में मिला लिया? मगध में मिला लिया। कालाशोक शिशुनाग का उत्तराधिकारी था कि नहीं था? शिशुनाग का पुत्र कौन? कालाशोक। अगला राजा कौन? कालाशोक। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को अगर मैं बता दूं, बौद्ध धर्म का बता देता हूं थोड़ा सा। बौद्ध धर्म, मैं बौद्ध साहित्य के बारे में बताया था, अभी बताता हूं मैं बौद्ध धर्म की क्या संगीति। क्या बताता हूं? संगीति। संगीति का मतलब क्या होता है? सभा। संगीति का मतलब क्या होता है? सभा। सभा को और क्या बोलते हैं? सम्मेलन। सभा को और क्या बोलते हैं? सम्मेलन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सभा को और क्या कहते हैं? आना रे भैया, ठीक है। सभा को क्या कहते हैं? सम्मेलन कहते हैं। कितने संगीति हुआ? 4 संगीति हुआ। कितना संगीति हुआ? 4 संगीति हुआ। चलिए एक करके मैं बताता हूं। पहला संगीति, नाराज हो जा रहा है ये, ठीक है, बोल रहा है एसी जल्दी जल्दी लगवाओ करके, है ना, ठीक है। हुआ जी चालू, ठीक है। तो बौद्ध संगीति, कितने बौद्ध संगीति हुए? 4 बौद्ध संगीति हुए। चारों का ध्यान में रखना है। आया क्या भैया? चलिए, पहला बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। दूसरा बौद्ध संगीति 1 साल बाद, कब होगा? 1 साल बाद मतलब 383 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व हमेशा क्या होते जाएगा? कम होते जाता है। ईसवी क्या होता है? बढ़ते जाता है। ये 0 तक जाएगा फिर ईसवी चालू होगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा? 251 ईसा पूर्व में, है ना। चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ वो प्रथम शताब्दी में हुआ। प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी मतलब जी 100वां वर्ष। जो 100वां वर्ष, 1 से लेकर 100 वर्ष जो चल रहा था ना, उसी बीच में क्या हुआ है? ये बौद्ध संगीति हुआ है, ठीक है। संगीति मतलब बैठक हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जब बैठक हुआ तो कहां कहां हुआ ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में कहा हुआ?
राजगृह में हुआ। ठीक है, फिर कहां हुआ? वैशाली में हुआ। फिर कहां हुआ? वैशाली में हुआ। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए। फिर कहां हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। फिर कहां हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। फिर कश्मीर में हुआ, और कश्मीर को पहले क्या बोला जाता था? कुंडल वन कहा जाता था। कश्मीर को पहले क्या बोला जाता था? कुंडल वन कहा जाता था। याद करना है तो आप याद कर सकते हैं। पीके मूवी देखे हो? पीके मूवी देखे हो? ये इसका ट्रिक है। ट्रिक मैं यहीं पे लिख देता हूं। रवि क्या है जी? रवि पीके है। र से राजगिरी, वी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से कश्मीर। ठीक है, ध्यान में रहेगा। तो रवि पीके। रवि कौन है? पीके है। वो जो पीके का हीरो कौन है? रवि ही है। ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अब किसके शासन काल में हुआ? कौन कौन इन्होंने संरक्षण दिया था? किनके शासन काल में हुआ? ये भी ध्यान में रखना। शासक कौन कौन शासक थे इस समय? इसके बाद आपको याद रखना है क्या? इसके अध्यक्ष भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बता दूं मैं? बताऊं कि नहीं बताऊं? चलिए, तो सबसे पहला का नाम याद रखेंगे। ठीक है, एक ट्रिक बताया बनाया था इसका भी मैं। चलिए, अका अक। ट्रिक का नाम था क्या? अका अक। ये ट्रिक बनाया था इसका भी। ठीक है, अ से क्या? अजात शत्रु। अ से क्या? अजात शत्रु। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क से क्या? काला शोक। क से क्या? काला शोक। और काला शोक का दूसरा नाम क्या है जी? अभी बताया था मैंने। काला शोक का दूसरा नाम क्या है? काक वर्ण है। काला शोक का दूसरा नाम क्या है? काक वर्ण है। याद रखना है। अगला चलिए बात करते हैं। काला शोक के बाद फिर क्या आ जाएगा? आ जाएगा। आ मतलब कौन? अशोक। तो अशोक कौन से धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कश्मीर जब आया तो क से क्या हो जाएगा? कनिष्क। क से क्या हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें आपके एग्जाम में क्या किया जाता है? पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। कौन थे प्रथम संगीति के अध्यक्ष? तो कौन थे? महाकस्प। कौन थे? महाकस्प थे। अगले अध्यक्ष कौन थे? सुब्बकामी थे। सुब्बकामी थे। अगले अध्यक्ष कौन थे? सुब्बकामी थे। अगले अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र। मोगली पुत्र तीस। तीस बताया था। मोगली पुत्र तीस करके, तीस याद रखना बस। तीस। तीस मतलब तीसरा। तीसरा संगीति के अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र तीस थे। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। अंतिम कौन थे? अंतिम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वसु भी बनाया गया था, जिसका नाम था क्या? अश्वघोष। अश्वघोष। तो ये है ना, ध्यान रखिएगा। अश्वघोष ये क्या थे? उपाध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। तो मैंने बताया क्या? मैंने बताया रवि क्या है? पीके है। रवि क्या है? पीके है। चार जगह के नाम। अकाक से अध्यक्ष के नाम। थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। ये शासक के नाम थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। किसमें? अध्यक्ष में मेहनत करनी होगी आपको। ठीक है, अभी मैं रटा भी नहीं सकता हूं, समय कम है। ठीक है, और मेहनत हमें बहुत करना है। बहुत बढ़िया मालती जी। ठीक है, चलिए अगला का जवाब देना है मुझे, है ना। निम्नलिखित में से कुग है ना, किसे उग्रसेन कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा गया है? तो भयानक सेना किसके पास था? 2 लाख सेना था, है ना। धीरे धीरे सेना की संख्या क्या हुआ? बढ़ते गया, और एक बहुत बड़ी सेना के रखने वाला एक राजा था, जिसका नाम था क्या? जिसका नाम था क्या? महापद्मनंद। इसका नाम सुधार लीजिएगा, महापद्मनंद। महापद्मनंद के बारे में मैं बता दूं। ठीक है, सबसे पहला बात तो ये इसे क्या नाम दिया गया है? उग्रसेन। ठीक है, इसे उग्रसेन कहा गया है। और क्या क्या नाम दिए गए इसे? बहुत सारे नामों से बोला गया है। ठीक है, ये क्या है? प्रथम शूद्र शासक बताया गया। शूद्र वर्ण का पहला शासक का नाम बताइए। महापद्मन। शूद्र वंश, पहला शूद्र वंश का नाम बताइए। पहला शूद्र वंश कौन है? यही वंश होगा ना, इन्हीं का वंश होगा। और वंश का नाम क्या है जी? नंद वंश है। नंद वंश के संस्थापक का नाम बताइए। महापद्मनंद। महापद्मनंद। ठीक है, अन्य नाम। अन्य नाम क्या क्या है? चलिए ध्यान में देखते हैं इसको। अन्य नाम, एक तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया?
बहुत सारे क्षत्रियों को क्या कर दिया, हत्या कर दिया। इसीलिए क्या बोला गया इसको, सर्व छत्रांतक। क्या बोला गया है, सर्व छत्रांतक कहा गया, क्षत्रियों की हत्या करने वाला कहा गया है। शूद्र शासक थे, इन्होंने क्षत्रियों को क्या किया, है ना। इन्हीं को बोला गया है भार्गव। और भार्गव किसे कहा जाता है जी, भार्गव किसे कहा जाता है, परशुराम को कहते हैं, परशुराम को। परशुराम एक ब्राह्मण थे, है ना, और उन्होंने क्या कसम खाया था, एक एक क्षत्रियो को मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा, ऐसा कसम खाया था उन्होंने। अगर याद होगा तो थोड़ी बहुत दुश्मनी थी, है ना, तो वो अगर आपको जानकारी में होगा तो मैं पूरी कहानी सुनाने में अभी नहीं हूं, ठीक है। तो याद रखना, सर्व छत्रांतक इन्हीं की उपाधि है, भार्गव इन्हीं को बोला गया है ना। अपरा परशुराम भी इन्हीं को कहा गया, और क्या कहा गया है, उग्रसेन कहा गया है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, घनानंद, इस नंद वंश का क्या था, ये नंद वंश का क्या था, ये अंतिम शासक। नंद वंश का क्या था, ये अंतिम शासक था, याद रखना है, ठीक है। अंतिम शासक था, याद होगा। इसी के बाद कौन सा वंश आएगा, मौर्य वंश आएगा। तो इसकी हत्या कौन करेगा, चंद्रगुप्त मौर्य करेगा। कौन करेगा, चंद्रगुप्त मौर्य करेगा। और कौन से वंश की स्थापना करेगा, मौर्य वंश की क्या करेगा, ये स्थापना करेगा। ये बात ध्यान में रखेगा। तो नंद वंश का पहला शासक महापद्मनंद, फिर घनानंद, ध बोलो या घ बोलो, एक्चुअली में घ है ये, ठीक है, ध्यान में रख लेना। घनानंद, है ना, नंद वंश का अंतिम शासक है, ठीक है, ध्यान में रखेगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे क्या कर दिया, मार दिया। इसकी कहानी मैं सुनाऊंगा, इसकी तो कहानी और मजेदार है, ठीक है, इसकी कहानी तो और भी बहुत ही मजेदार है। इस पर वो धारावाहिक वारावाहिक भी आते रहते ना आजकल, चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे करके, ठीक है। तो बताऊंगा मैं, उस कहानी को शॉर्ट में बता दूंगा पूरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ध्यान में रहेगा। तो याद रखना है, इसी घनानंद के समय में एक विदेशी आक्रमण हुआ था। अगर आपने नाम सुना होगा, किसका, सिकंदर, नाम सुना होगा, सिकंदर। प्रश्न पूछा जाता है, भारत में जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो भारत के राजा कौन थे, शासक कौन थे, आंसर क्या है, घनानंद। कब किया था इन्होंने आक्रमण, कब किया था, 326 ईसा पूर्व में। याद रखना तारीख क्या है, 326 ईसा पूर्व में, 3 दूने 6, 326, ठीक है। तो सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था, सिकंदर कहाँ के शासक थे, एक यूनानी शासक थे, यूनानी, मकदुनिया प्रदेश था इनका, एक यूनानी शासक थे, मकदुनियाई राजा थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है। राजा नंद मतलब कौन से नंद की बात हो रही है, राजा नंद मतलब जी महापद्मनंद। किसकी बात हो रही है, महापद्म नंद की बात हो रही है ना। महापद्मनंद ने अपने शासन काल में क्या बनवाया था, एक नहर का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था, नहर का निर्माण कराया था। कहा जी, कलिंग में। कहा करवाया था, कलिंग में करवाया था। मतलब इन्होंने कलिंग में आक्रमण किया था, आक्रमण करने के बाद वहां अपना राज्य बनाया, और वहां के लोगों के लिए क्या बनवाया, एक नहर का निर्माण करवाया है ना। और कलिंग के जब इसके बाद में, कलिंग का एक बाद, बहुत बाद में क्या आया, एक राजा आया। कौन से वंश का, कलिंग क्षेत्र का नाम है। कलिंग मतलब वर्तमान, वर्तमान क्या जी, उड़ीसा। उड़ीसा और कुछ कुछ पश्चिम बंगाल का भी क्षेत्र आता है। हाथियों वाला क्षेत्र, बहुत हाथी रहते हैं यहाँ, सुने होंगे ना आप लोग। उड़ीसा बॉर्डर जी, रायगढ़ क्षेत्र से हाथी हाथी आते रहा, हाथी कोरबा ओरबा में, सुने कि नहीं सुने, कोरबा जसपुर, है ना। तो हाथी के लिए ज्यादा जाना जाता था, ठीक है। तो बाद में, बहुत बाद में, यही एक राजा आया, चेदी वंश का। कौन है, जिसका नाम क्या था, खारवेल था। जिसका नाम क्या था, खारवेल था। और इसी खारवेल जब राजा बने तो इन्होंने एक अभिलेख लिखवाया। इन्होंने क्या किया, एक अभिलेख लिखवाया, और उस अभिलेख का नाम था क्या, हाथी गुम्फा अभिलेख। उस अभिलेख का नाम क्या था, हाथी गुम्फा अभिलेख था। और इसी हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी जानकारी है, कि महापद्मनंद ने नहर का निर्माण करवाया था। कहां, कलिंग में इसकी जानकारी है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है, खारवेल का है। किसका है, खारवेल का है। याद रखना, खारवेल कौन से वंश के शासक है, चेदी या कलिंग नरेश है, कलिंग नरेश भी बोलते हैं इसको, ठीक है। किसका निर्माण कराया था, नहर का निर्माण किसने कराया था, महापद्मनंद ने करवाया था। याद रखिएगा, ये बहुत बाद में आएगा राजा। पर जब भी इन्हें पता चला, पूछा होगा अपने बाप दादाओं से, पापा पापा कौन बना रही से नहर, तो बताया वो। फिर उसके बाद बोला ठीक है मैं पत्थर में लिखवा देता हूं। तो वो पत्थर का नाम क्या था, हाथी गुम्फा, ठीक, ध्यान में रहेगा, चलो याद रहेगा ना।
तो आंसर बताने की जरूरत है क्या? आंसर बताने की जरूरत है? क्या है आंसर? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख कहां है? उड़ीसा। कहां मिलेगा ये आपको? उड़ीसा में। ध्यान में रहेगा, उड़ीसा या कलिंग लिख लेना, उड़ीसा या कलिंग। इसी महापद्मनन का क्या थे? एक मित्र थे। इसी महापद्मनन के क्या थे? एक मित्र थे। मैं यहां अलग से लिख देता हूं, महापद्मनंद। महापद्मनंद इन्हीं के एक मित्र थे जिनका नाम क्या था जी? पाणिनि। जिनका नाम क्या था? पाणिनि था। पाणिनि का नाम सुने हो? पाणिनि सुने को नहीं सुने हो? अब पाणिनि कौन थे? पाणिनि एक क्या थे? ज्ञानी व्यक्ति थे। यही वो पाणिनि है जिन्होंने सर्वप्रथम एक क्या बनाया? व्याकरण। सर्वप्रथम व्याकरण बनाने वाले कौन है? पाणिनि जी है। और कौन सी भाषा में था? तो वो संस्कृत भाषा में था। तो संस्कृत का पहला व्याकरण किसने लिखा है? पाणिनि जी ने लिखा है। और उस व्याकरण का प्रॉपर क्या है? नाम है। और वो नाम है क्या? अष्टाध्यायी। वो नाम है क्या? अष्टाध्यायी है। ध्यान में रहेगा। तो पहला संस्कृत व्याकरण किसने लिखा है? पाणिनि जी ने लिखा है। और उस व्याकरण का नाम क्या है? अष्टाध्यायी है। इसी का बाद में क्या हुआ? इसी अष्टाध्यायी पर क्या लिखा गया? टीका लिखा गया। टीका मतलब इसको और सरल रूप में लिखा गया। किसने? पतंजलि ने। किसने लिखा? पतंजलि ने लिखा। तो पतंजलि ने है ना फिर से इसका टीका लिखा। और उस टीका का नाम क्या है? महाभाष्य। तो महाभाष्य भी क्या है? संस्कृत व्याकरण है। सबसे बड़ा संस्कृत व्याकरण कौन कहलाएगा? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का सरल रूपांतरण क्या कहलाया? महाभाष्य कहलाया। महाभाष्य किसकी रचना? पतंजलि की रचना। अष्टाध्यायी किसकी रचना? पाणिनि की रचना। भारत का पहले व्याकरणाचार्य का नाम बताइए, क्या नाम है? पाणिनि। क्या नाम है? पाणिनि। आपके लिए एक होमवर्क है, छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं, याद है? हा? और पिताजी लत कथे जी? छत्तीसगढ़ के पाणिनि हीरालाल काव्योपाध्याय, मेरे भी पिताजी का नाम है। ठीक है, तो हीरालाल काव्योपाध्याय याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का पाणिनि कौन है? हीरालाल काव्योपाध्याय। क्यों कहा गया इनको? क्यों कहा गया? क्योंकि छत्तीसगढ़ ही का पहला व्याकरण किसने बनाया? हीरालाल काव्योपाध्याय ने। संस्कृत का पहला व्याकरण किसने बनाया? किसने बनाया? पाणिनि ने। तो छत्तीसगढ़ का पाणिनि कौन? हीरालाल काव्योपाध्याय है। ठीक है, याद रहेगा इतनी बातें। ठीक, चलिए तो यहां तक खत्म हो गया हमारा क्या? नंद वंश के बारे में सुनना है आप लोगों को। देखिए, भारत में विदेशी आक्रमण टॉपिक है क्या? भारत में विदेशी आक्रमण। तो इस समय दो विदेशी आक्रमण हुआ। पहला आया कौन? हखमनी वंश ने आक्रमण किया। हखमनी वंश ने आक्रमण किया। और हखमनी वंश का एक राजा था क्या? साइरस। कौन था? साइरस। साइरस ने आक्रमण किया, पर साइरस क्या रहा इसमें? असफल रहे। इसके बाद फिर से आक्रमण किया, सफल आक्रमण करेंगे, ये क्या हो गया? असफल। ये क्या हो गया? असफल हो गया। इसके बाद इसी वंश का एक और राजा आया क्या? डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम या इसी का दूसरा नाम है क्या? दारा प्रथम। तो भारत पर पहला आक्रमण करने वाला, पहला विदेशी आक्रमण कौन सा वंश? हखमनी वंश। कौन सा वंश? हखमनी वंश। कहां था ये? कहां था ये? ईरान में था। कहां था ये? ईरान में था, है ना। तो इसके किस राजा ने आक्रमण किया? किस राजा का नाम याद रखना है? डेरियस प्रथम, या इन्हीं को क्या बोला गया? दारा प्रथम। ये तो हार गया था। तो हारने वाले को कौन याद करता है? कोई नहीं पूछता। इसीलिए मेहनत इतनी करनी है कि पोस्ट हाथ में आनी चाहिए। आएगा। धैर्य रखिए, निरंतर काम करना है। निरंतरता और धैर्य एक एस्पायरेंट का गहना होता है, सबसे बड़ा औजार होता है। 2 दिन पढ़ने से, है ना, 2 दिन घिसोगे तो कोई भी, है ना, लोहा नहीं चमकेगा, उसे घिसना पड़ता है अच्छे से। ठीक है, चलिए तो ईरान में कौन सा वंश था? हकमनी वंश का था। और डेरियस प्रथम का पहला आक्रमण हुआ था कहां? भारत में। दूसरा आक्रमण किसका होगा? यूनानी का। दूसरा आक्रमण किसका होगा? यूनानी का होगा। और यूनानी मतलब मकदुनिया प्रदेश। मकदुनिया प्रदेश बोला जाता है। और यहाँ के राजा कौन थे? कौन थे जी? सिकंदर। यहाँ के राजा कौन थे? सिकंदर। और सिकंदर का दूसरा नाम बता सकते हैं? अलेक्जेंडर। सिकंदर का एक और नाम क्या है? इनके पिताजी का नाम क्या है? पोरस। पोरस ये बेटे थे। अरस्तु का नाम सुने हो? अरस्तु।
इनसे संबंधित दो व्यक्ति के नाम याद रखिएगा। एक तो इनके पिता का नाम पोरस, इनके पिता का नाम क्या था? पोरस था। ठीक है, ठीक है, पोरस नहीं था, छोड़िए, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बाद में देख लेंगे। ठीक है, इनके गुरु का नाम पूछा है एग्जाम में। इनके गुरु थे, है ना, कौन थे? अरस्तु। इनके गुरु कौन थे? अरस्तु थे। अरस्तु की कहानी हम बाद में पढ़ेंगे, ये आप गूगल बाबा से पूछ लेना, मैं उन्हें उनको बता दिया था। ठीक है, तो गूगल बाबा भी जानते हैं इस बारे में, हमारी बात हो गई है, ठीक है ना, ध्यान में रहेगा। चलिए, क्लियर। तो आंसर क्या है? पहला विदेशी आक्रमण करने किस वंश के राजाओं ने किया था? आंसर क्या होना चाहिए? क्या है? हकमनी वंश। हकमनी वंश के बाद कौन सा? मकदुनियाई। मकदुनियाई या फिर क्या? यूनानी वंश। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो बताया मैंने, सिकंदर ने भारत में किसके समय में आक्रमण किया था? गणानंद के समय में। कब? कब जी? 326 ईसा पूर्व में जब आक्रमण किया था, है ना। तो इन्होंने कहां आक्रमण किया था? भारत के ये वाला, भारत का झेलम वाला क्षेत्र में क्या किया था? झेलम नदी का नाम सुने हो? झेलम जी। तो झेलम क्षेत्र में, जो झेलम नदी है, जम्मू कश्मीर है, वहां के एक राजा थे, जम्मू कश्मीर के राजा कौन? जिसका नाम था क्या? पोरस। जिनका नाम क्या था? पोरस। और जब ये भारत पर आक्रमण किए, अगर पूछेगा सिकंदर भारत में कहां से प्रवेश किया, तो याद रखना एक दर्रा से आया था, और दर्रा का नाम क्या है? खैबर दर्रा। खैबर दर्रा से आया, बहुत लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते गया, और राजा पोरस और सिकंदर के बीच क्या हुआ? लड़ाई हुआ। क्या हुआ? लड़ाई हुआ। कौन से नदी के तट पर? झेलम नदी के तट पर। और इसी झेलम का मैंने संस्कृत में एक नाम बताया था ऋग्वेद में, बताइए क्या नाम था? क्या नाम था? हाँ, क्या नाम था? बताइए। वीतस्ता। क्या नाम था? वीतस्ता था। तो याद रखिएगा, झेलम का नाम क्या था? वीतस्ता था। तो इस युद्ध को क्या बोला गया? वीतस्ता युद्ध। वीतस्ता युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? सिकंदर और राजा पोरस के बीच लड़ा गया, ध्यान में रखेगा। या इसी को युद्ध का एक और नाम है हाई डेस्पिज। इसी युद्ध का और एक और नाम है हाई डेस्पिज। बहुत हाई पे लड़ा गया था, बहुत ऊंचाई पे लड़ा गया था, ऐसे याद रख लीजिएगा, याद रहेगा। बहुत हाई हाइट पे लड़ा गया था ये। ठीक है, तो हाई डेस्पिज और वितस्ता का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? पोरस और सिकंदर के बीच लग गया, है ना, लड़ा गया था। सिकंदर भारत में किसके समय में आया था? गणानंद के समय में। कब आया था? 326 ईसा पूर्व में आया था। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग। ये देखिए, हाई डेस्पिज या वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था? चलो बताओ, चलो बताओ। इसका आंसर तो आप ही बताएंगे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। ठीक, आ गया आंसर? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, चाणक्य। अगला बात करते हैं मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश, मौर्य वंश के संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के गुरु का नाम? चाणक्य। चंद्रगुप्त के गुरु का नाम? चाणक्य। तो चाणक्य का, है ना, अगर चाणक्य मूल नाम पूछता है तो बहुत कम किताबों में मिलता है। इसका बचपन का जो नाम था वो था क्या? अजय। इसका बचपन का नाम क्या था? अजय। इसके अलावा बहुत सारे नाम है इनके, क्या है? विष्णु गुप्त। क्या नाम है? विष्णु गुप्त भी इनका नाम है। अंशु भी इसी का नाम है। अंशुल भी इसी का नाम है। अंशु, अंशुल, है ना। तो बहुत सारे नाम है ना, बोर्ड भी भर जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो पूछा जाता है विष्णु गुप्त ही चाणक्य है, और चाणक्य ही विष्णु गुप्त है। विष्णु गुप्त ही चाणक्य है, और चाणक्य ही कौन है? विष्णु गुप्त है। आपको आंसर मिल गया, मिल गया। चलिए अगला बात करते हैं। इन्हीं को ही, इन्हीं ने, है ना, एक किताब लिखा था जिसका नाम था क्या? अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र था, और इसका विषय क्या था? ये अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं बताता था, ये राजनीति और राजनीति व प्रशासन के बारे में बताता था। तो याद रखिए, नाम अर्थशास्त्र है, पर अर्थशास्त्र की जानकारी नहीं देता ये किसकी जानकारी देता है? राजनीति और प्रशासन की जानकारी देता है। और इसीलिए इस किताब की तुलना किया गया है ना, है ना, प्रिंस से। एक किताब है प्रिंस, मेकियावली का प्रिंस, मेकियावली का प्रिंस, प्रिंस करके एक किताब आया था, उनसे इनकी क्या किया गया है? तुलना किया गया है। तो जब प्रिंस और अर्थशास्त्र की तुलना हुआ है, तो मुझे बताइए चाणक्य और किसकी तुलना होगा? मैकियावली की तुलना होगा ना। चाणक्य और किसकी तुलना होगा? मैकियावली का क्या है? प्रिंस है। चाणक्य का क्या है? अर्थशास्त्र है।
तो एग्जाम में पूछा गया था, 3 बार आ चुका है ना। भारत का मैकियावेली किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? चाणक्य को कहा गया है। ठीक, बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से? क्वेश्चन ही आ गया, क्वेश्चन ही आ गया। बताइए आंसर। अब तो मैं नहीं बताऊंगा, बता सकते हैं ना? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से, चलिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, इस वंश के संस्थापक कौन? मौर्य वंश की बात कर रहे हैं। मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य। इसका पुत्र बिंदुसार। अशोक बिंदुसार के तो कोरी खैर का लड़का थे, 100 लड़का थे। ठीक है, बताऊंगा कहानी इसके बारे में भी। 100 बच्चे थे। अब सोचिए बहुत बड़ी कहानी होगी, 100 बच्चे का वर्णन करना, मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जब मरने वाला था ना, तो इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म? जैन धर्म अपना लिया था। कहाँ? गोमतेश्वर गए थे। कहाँ गए थे? गोमतेश्वर। गोमतेश्वर कहाँ बता सकते हो? है? ये मुझे बताना आप लोग सर्च मार के। ठीक है, गोमतेश्वर कहाँ है? बिंदुसार। बिंदुसार किस धर्म को मानते थे? ये आजीवक संप्रदाय। कौन से धर्म को मानते थे? आजीवक संप्रदाय को मानते थे। और अशोक कौन से धर्म को मानते थे? तो अशोक मानते थे किसको? बौद्ध धर्म को। और इन्हीं 3 राजाओं के बारे में पढ़ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। कौन कौन से राजा? दूसरा, तीसरा, अशोक। ये 3 राजाओं के बारे में पढ़ना है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को मानता था? जैन धर्म को, है ना। बिंदुसार कौन से धर्म को? है ना, आजीवा को। और अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। इसका उपनाम था सेंड्रोकोट्टस एंड्रोकोट्टस। ठीक है, याद रहेगा कि छोड़ दूं? खैर छोड़ो, इसका नाम जरूर याद रख लेना। इसको बोला गया क्या? अमित्र घात। अमित्र घात, दुश्मनों का नाश करने वाला। अमित्र मतलब जी दुश्मन, जो मित्र नहीं है। हिंदी भी पढ़ाता हूं मैं, किसी जमाने में पढ़ाया हूं। ठीक है, बहुत समय हो गया। ठीक, मुझे पता है एग्जाम कैसे निकालना, निकलवा दूंगा मैं आप लोगों का। ठीक है, पर थोड़ा सा समय देना होगा, निरंतरता बरतनी होगी, और थोड़े थोड़े लक्ष्य के लिए हमें मेहनत करनी होती है। एक तरीका होता है उसका। ठीक है, चलिए क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या बताएंगे, किसके बारे में पूछ रहे हैं? कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकृत किया गया था? तो कौन सा धर्म है? अशोक कौन सा धर्म मान रहा है? बौद्ध धर्म मान रहा है। दूसरा, कलिंग आक्रमण कब हुआ था? कलिंग आक्रमण कब हुआ था? तो अशोक ने किया था कब? 261। अभी तक ईसा पूर्व ही चल रहा है, याद रखना। 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था। और यहां पूरा चारों तरफ खून 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 खून, 2 लाख लोग मारे गए, 2.5 से 3 लाख लोग घायल। चारों तरफ तो खून ही दिखेगा ना। यहाँ तो 1000 लोग बैठते हैं, यहाँ प्रोग्राम हो गए, देखे हो ना अभी। हमारे क्या नाम है, कोरिया में प्रोग्राम हो रहा है, कितने लोग जाते हैं वहां? 20-30 हजार लोग तो जाते होंगे ना। यहाँ तो लाखों लोग मरे थे। सोचो, चारों तरफ पागल हो गया था आदमी। कहाँ गया? उपगुप्त के पास गया, बोला भैया मुझे कुछ ज्ञान दो, मैं पागल हो रहा हूं। तब जाके उसे कौन सा धर्म स्वीकार करना पड़ा था? अशोक को बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे। तो यही टर्निंग पॉइंट था। यहीं से उन्होंने युद्ध को क्या कर दिया? छोड़ दिया। और युद्ध के बाद अब मैं केवल क्या करूंगा? मानव सेवा करूंगा। और मानव सेवा करने के लिए इन्होंने धम्म का क्या किया? पालन किया। धम्म की नीति लाया। तो धम्म की नीति किसने लाया है? अशोक ने लाया है। क्यों? औजार छोड़कर मानव सेवा ही हमारा परम कर्तव्य होगा। ठीक है, तो देखिए लड़ाई से कुछ नहीं मिलने वाला, नुकसान हमारा ही होना है। मानव सेवा ही सबसे बड़ी धर्म है। ठीक है, तो ये कब हुआ? जब कलिंग का आक्रमण हुआ था, तब ऐसा हुआ है। और कलिंग आक्रमण की जानकारी कहां है? तो अशोक ने बहुत सारे क्या बनाए थे जी? अभिलेख बनाए थे, शिलालेख है। तो याद रखना कौन से शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में इस बात की जानकारी है। कौन से बात की? कि अशोक ने कलिंग पर क्या किया था? आक्रमण किया था। चारों तरफ खून ही खून था, उससे है ना परेशान हो गया, नींद नहीं आ रहा था। तब उपगुप्त जी के पास गया, बोला मुझे कुछ ज्ञान दो। इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। और कौन से मार्ग पर चल पड़ा? धम्म की नीति, अर्थात मानव सेवा, जन सेवा, बड़ों की सेवा, अहिंसा ही
परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्म, इस नीति पर ये चलने लग गया। तो आंसर बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार किया। अभी बताया था मैं, मरते मरते गोमतेश्वर गए थे। कौन कौन गए थे? गोमतेश्वर गए थे अशोक। अभी तो लड़ाई के बाद बोला जी, लड़ाई के बाद इन्होंने बुद्ध धर्म बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, लड़ाई के बाद। ठीक है, मरने के टाइम में कौन गया था बोला मैंने? देखो बताया हूं मैं, मरने के टाइम में कौन गया था? गोमतेश्वर कौन गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कहां गया? हाँ, तो कौन होगा आंसर? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक तो बौद्ध धर्म को मान रहा है, अशोक बौद्ध धर्म को मानता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय। समुद्रगुप्त की बात बाद में करेंगे। समुद्रगुप्त लोग कौन से है ना, गुप्त वंश किस धर्म को मानते थे? वैष्णव संप्रदाय थे। उन लोग कौन से संप्रदाय थे? वैष्णव संप्रदाय थे। ठीक है, चलिए कुछ चीजें लीजिए, याद रहेगा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? दिनार को बोलते थे सोने की मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा। दिनार को क्या बोला जाता था? स्वर्ण मुद्रा कहा जाता था। और ये कौन से काल में चलता था जी? गुप्त काल में चलता था। और गुप्त काल में ही एक और मुद्रा होता था, क्या? चांदी की मुद्रा। चांदी की याद रखिएगा, ये गुप्त काल के बारे में बता रहा हूं। तो गुप्त काल में दो प्रचलित मुद्रा थी, क्या? दिनार और रूपक। याद रहेगा, दिनार और रूपक कौन से काल में था? गुप्त काल में था, ये ध्यान में रखना है। सोने की मुद्रा को बोला गया है दिनार, और चांदी की मुद्रा को बोला गया है रूपक कहा गया है। अगर बात करेंगे मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा था, तो वो क्या था? पर्ण था। क्या था? पर्ण था। ठीक है, याद रहेगा। मौर्य साम्राज्य पर्ण, गुप्त साम्राज्य दिनार और रूपक। याद रखा, दिनार किसका है? सोने का। रूपक किसका है? चांदी का। रूप थोड़ा चमक रहा है, रूप है, रूपवती मान लो, है ना। चलो, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को, ठीक है, तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है ये मैं बता देता हूं। ये जो मेगस्थनीज है ना, एक राजदूत थे। ये क्या थे? एक राजदूत थे। भारत आए थे, है ना। किसके दरबार में आए थे? तो याद रखना है, चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। 403 से लेकर 399 ईसा पूर्व में ये आए हुए थे। और अपनी पुत्री का विवाह भी, है ना, अच्छा ये नहीं है, बाद में बताऊंगा। इनकी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य तो इनके दरबार में आए थे। और यही आने के बाद इन्होंने क्या देखा? यहाँ के समाज को देखा, और समाज के बारे में इन्होंने क्या किया? वर्णन किया। और लिख दिया क्या? एक किताब जिसका नाम है क्या? जिसका नाम क्या है? इंडिका। इंडिया का। इंडिका मतलब क्या जी? इंडिया का। किसने लिखा है? मेगस्थनीज ने लिखा है। मेगस्थनीज, याद रखना, यही पहला राजदूत माने जाते हैं। मेगस्थनीज को ही क्या बोला जाता है? पहला राजदूत माना जाता है। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। 399 ईसा पूर्व तक यहाँ रहा। और 398 में चंद्रगुप्त कहाँ गए? गोमतेश्वर गए। और गोमतेश्वर में याद रखना, इन्होंने सल्लेखना पद्धति से अपने प्राणों का त्याग किया था। कौन से पद्धति से? सल्लेखना पद्धति। जानते हो सल्लेखना पद्धति है? सल्लेखना पद्धति का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। अरे जैन धर्म को मान रहे हैं ना जी चंद्रगुप्त, तो जैन धर्म से होगा। संलेखना पद्धति आप सुने होंगे, भूख पानी प्यास सबको क्या कर देना? त्याग कर देना, और ईश्वर के पास चले जाना। ठीक, ध्यान में रखेंगे। आंसर क्या है? इंडिका। आंसर क्या है? इंडिका। अर्थशास्त्र के रचनाकार, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य। कौटिल्य चाणक्य सब उसी के नाम है, विष्णुगुप्त। ठीक है, चलिए। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। तो याद रखना, अशोक के शिलालेख 3 जगह से मिले हैं। अफगानिस्तान है, ये क्या है? अफगानिस्तान है, ये है पाकिस्तान है, और ये है क्या? इंडिया। इंडिया में जो मिला है वो ब्राह्मी लिपि में मिला है, अभिलेख। याद रखना। पाकिस्तान में जो मिला है वो खरोष्ठी लिपि में है। कौन सी लिपि में? खरोष्ठी। ये लिपि की बात कर रहा हूं ना मैं।
कौन सी लिपि में? खरोष्टी लिपि में। अफगानिस्तान क्षेत्र में जो मिला है वो था ग्रीक अरमाइक। एक नाम था ग्रीक और दूसरा नाम था क्या? अरमाइक लिपि। याद रखना, अरमाइक लिपि। ठीक है, याद रखना। अब अशोक को अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा कहां से मिली है? तो कहां से मिला है? अशोक को अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा कहां से मिला है? अभी नाम पढ़े हो जी, डेरियस प्रथम नाम पढ़े हो? दारा प्रथम, डेरियस प्रथम, जिन्होंने भारत में क्या किया था? पहला आक्रमण किया था और इस ये जो क्षेत्र बनाया ना अफगानिस्तान पाकिस्तान, इस क्षेत्र को जीत लिया था उन्होंने। किसने? डेरियस ने, दारा प्रथम ने। तो अशोक को अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा कहां से मिली? डेरियस प्रथम ने। और इसके अभिलेख कहां कहां है? अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत में। और इनकी लिपि भी क्या है? अलग है। इनकी लिपि भी क्या है? अलग है। ध्यान में रखेगा, भारत का ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी पाकिस्तान में, और अफगानिस्तान और ईरान क्षेत्र में जो मिला है वो ग्रीक और अरमाइक लिपि था। अगर भाषा बोलेगा, ये तो लिपि है, अगर भाषा बोलेगा तो अधिकांश भाषा कौन से, किस भाषा का प्रयोग किया गया? अधिकांश जो अभिलेख है उसमें कौन सी भाषा लिखा गया है? प्राकृत भाषा लिखा गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्राकृत भाषा हो जाएगा। नो डाउट संस्कृत में भी लिखा गया है, अर्धमागधी में भी लिखा गया है, परंतु सबसे ज्यादा अगर प्रचलन था तो वो प्रयुक्त भाषा लिखा गया ना। प्रयुक्त मतलब ज्यादा प्रचलन, तो वो कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। ठीक, क्लियर, याद रखिएगा। चलिए, निम्न को सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। चंद्रगुप्त का एक नाम क्या था? एंड्रोकोटस था, ये सही है। चंद्रगुप्त का नाम एंड्रो था, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस मिलेगा। बिंदुसार का नाम क्या था? अमित्रघात था, ये भी सही है। अशोक का नाम क्या था? सेंड्रोकोट्स था क्या? जी नहीं, सेंड्रोकोट्स किसका बताया मैं? चंद्रगुप्त का था। सेंड्रोकोट्स किसका था? चंद्रगुप्त था। अगर अशोक का नाम पूछेगा तो मैं बता देता हूं, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। अशोक का नाम क्या था? प्रियदर्शी। या दूसरा नाम क्या था? देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय, ये अशोक को कहा जाता था। एक और नाम मिलता है क्या? अशोक वर्धन। एक और नाम क्या क्या मिलता है? अशोक वर्धन नाम मिलता है। तो प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय और अशोक वर्धन, ये सब किसके नाम है? अशोक के नाम है। चंद्रगुप्त के नाम क्या है? एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त के नाम क्या है? एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस। बिंदुसार है। क्लियर, ध्यान में रहेगा। चलिए अगला चलते हैं, बस 5 मिनट और फिर कहानी खत्म हो जाएगा। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस सभी शिलालेख में है? तो ये तो मैं बता चुका हूं। कौन सा शिलालेख है? कलिंग युद्ध का विजय का वर्णन। अशोक ने कलिंग जीता था ना, कौन सा नंबर का शिलालेख था? कौन सा नंबर का था? 13वां शिलालेख। कौन सा है 13वां? आता है रोमन लेटर? आता है कि नहीं आता है? पक्का रोमन लेटर आता है? रोमन आता है तो मुझे एक चीज लिख के बताना भाई आप लोग, 39 को कैसे लिखेंगे रोमन में? मान जाऊंगा लिख दोगे तो। ठीक है, 39 को रोमन में कैसे लिखेंगे? या चलो 45 को रोमन में कैसे लिखेंगे? हम्म, सबसे पहले तो 50 लिखेंगे, सी। 50 लिखेंगे क्या? सी। अगर लेफ्ट साइड लिखते हैं तो घटता है, राइट साइड लिखते हैं तो जुड़ता है। 50 में क्या माइनस करूंगा तो 45 आएगा। 5 माइनस करूंगा, पर 5 को कभी भी इस तरफ नहीं लिखते, कभी भी 5 है ना, 50 और 500, इसको कभी भी मूल लेटर के लेफ्ट साइड कभी भी नहीं लिखा जाता है। तो यहां मैं 5 कभी भी नहीं लिख सकता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा? पहले 10 घटाऊंगा और इसमें कितना घटाऊंगा? 10 नहीं, 10 घटाऊंगा और इसमें कितना जोड़ूंगा? 10 और 5 15। ये इस तरीके से चलता है, कहानी थोड़ा सा ऐसे चलती है। 10 घटाओ 5 जोड़ो, तो ये बड़ी लंबी कहानी है, सब खैर बाद में ज्ञान देखेंगे। शिलालेख, चलो ठीक, आगे चलते हैं। महीने के मौर्यों है ना, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष? भारत का राजकोषीय वर्ष क्या है? भारत का राजकोषीय वर्ष क्या है जी? 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये भारत का है। मौर्यों का कौन सा था? आषाढ़ जुलाई था। मौर्यों को कौन सा था? आषाढ़ जुलाई था, याद रहेगा। मौर्य का आषाढ़ जुलाई, आषाढ़ जुलाई में आता है। कब पानी वानी गिरना चालू होता है, खेती वेती चालू करते हैं। ठीक है, प्राचीनतम स्मृति,
प्राचीनतम स्मृति कौन सा है? मनुस्मृति है। कौन सा स्मृति है? मनुस्मृति है, ध्यान में रखिएगा। 185 ईसा पूर्व पुष्यमित्र द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक, ये तो बता चुका हूं मैं। पुष्यमित्र किस वंश की स्थापना किया था? कौन सा वंश था? शुंग वंश। कौन सा वंश था? शुंग वंश था। ठीक है, चलिए। गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश के शासक थे? तो याद रखना ये कौन से वंश के थे? सातवाहन वंश के क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के होते थे? तो याद रखना किस धातु के होते थे? सीसा, सीसा, पोटीन, ये सब धातु के क्या होते थे? बने होते थे। मूलतः सीसा का सर्वप्रथम, है ना, सीसा मतलब जी कांच नहीं, लेड, लेड को सीसा बोलते हैं ना, तो वो लेड के क्या होते थे? सिक्के होते थे। और है ना, शीशे का सर्वप्रथम सिक्के भारत में किसने जारी किया है? सातवाहनों ने जारी किया है। सातवाहन में, है ना, खैर इतना छोड़िए, ज्यादा मत जानिए। सातवाहन का सबसे महान शासक कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी था। और इसे एक नाम से जाना जाता है ना, क्या नाम जी? अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है। और है ना, ये बौद्ध जैन धर्म बहुत सारे धर्मों को समर्थन करते थे। तो इसी समय बौद्ध क्या थे? एक भिक्षु थे इन्हीं के दरबार में। इन्हीं के दरबार में एक बौद्ध भिक्षु थे जिसका नाम क्या था जी? नागार्जुन था। जिसका नाम क्या था? नागार्जुन था। आपने अगर छत्तीसगढ़ की थोड़ी बहुत जानकारी रखी होगी तो ये नागार्जुन छत्तीसगढ़ भी आया था। ठीक है, तो नागार्जुन को किसने संरक्षण दिया था? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। गौतमी पुत्र सतकर्णी का क्या नाम है? क्या नाम है? अद्वितीय ब्राह्मण या एकमात्र ब्राह्मण, इसका उपनाम है। व्यापम ने 3 बार पूछा, 2 या 3 बार आ चुका है। अद्वितीय या एकमात्र ब्राह्मण किसे कहा गया है? गौतमी पुत्र सतकर्णी को कहा गया है। ये बात ध्यान में रखना। और गौतमी पुत्र सतकर्णी के दरबार में कौन थे? एक बौद्ध भिक्षु थे, नागार्जुन जिसका नाम था। और यही कहां आया था जी? छत्तीसगढ़ आया था। और सिरपुर के समीप, सिरपुर के पास, इस सिरपुर में महानदी के पास इसके लिए क्या बनाया गया था? है ना, संघाराम बनाया गया था। किसने? सातवाहनों ने। क्योंकि कौन से वंश के राजा थे? सातवाहन। छत्तीसगढ़ में पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे तो सातवाहन राजा आए थे छत्तीसगढ़ में। तो सातवाहनों ने नागार्जुन के लिए क्या बनाया था? पंच मंजिला, 5 मंजिला संघाराम बनाया था। विहार, एक विहार था वो। ठीक है, ध्यान में रखना। थोड़ा बहुत सुने होंगे तो नाम आपको याद होगा। शक संवत, बस 2 मिनट और। शक संवत 78 ईस्वी में किसने जारी किया? कनिष्क ने जारी किया। किसने जारी किया? कनिष्क ने। भारत सरकार का कौन सा कैलेंडर में कौन सा यूज किया जाता है? शक संवत, याद रखना। भारत सरकार का कैलेंडर जो था किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है, 78 ईस्वी में। और 57 ईस्वी में क्या आया? 57 ईस्वी में क्या आया? विक्रम संवत। विक्रम संवत, याद रखना, विक्रम संवत, है ना। 319 ईस्वी में क्या आएगा? गुप्त संवत। क्या आएगा? गुप्त संवत आएगा। ठीक है, तो याद रखना ईस्वी आ गया, सॉरी 57 ईस्वी नहीं है जी, ईसा पूर्व है। ये ईसा पूर्व, इसको एकदम अंडरलाइन कर ले। तो इन्होंने एक संवत किया था 57 ईसा पूर्व, है ना। शक संवत 78 ईस्वी है। गुप्त संवत क्या है? 319 ईस्वी है। तो यहां सबसे भी कई बार क्या बना है? प्रश्न बना है। और कनिष्क ने क्या चलाया? शक संवत चलाया। विक्रमादित्य नाम से लिखा है विक्रम संवत, तो विक्रमादित्य ने चलाया। गुप्त संवत मतलब चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया। किसने जारी किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने ये जारी किया था। तो पूछा जाएगा एग्जाम में, गुप्त संवत किसने जारी किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया। अगला है हेलोडोरियस के बेस नगर अभिलेख से उल्लेख होता है। हेलोडोरियस एक यूक्रेटाइट्स वंश का क्या था? एक राजा था। बस आप कुछ मत याद रखो। हेलोडोरियस, हेलियोडोरियस, है ना, हेलियो, हेलियो बार बार बोलोगे याद होता है। याद कैसे करना है? सबसे आसान तरीका बच्चों से सीखना। मैं बच्चों को भी पढ़ाता हूं, बच्चों से सीखना पड़ता है। कैसे? बच्चे को याद कैसे कराया जाता है? 5 बार बोलो तब बच्चे क्या करते हैं? याद करते हैं। तो हमारा मन भी, दिल तो बच्चा है जी, सुने हो ना, तो बच्चा है। ठीक है, याद रखना, दिल तो बच्चा है, तो बच्चा ही रहेगा ना भैया, तो वैसे ही पालन करना पड़ता है। नाम याद नहीं हो रहा, कैसे होगा? हेलियोडोरस, सुबह हेलियोडोरस, शाम को हेलियोडोरस, हो गया याद। कहां था? भारत। कहां था?
भारत। किस वंश का शासन चल रहा था? किस वंश का? सुंग वंश का। सुंग वंश के संस्थापक कौन? संस्थापक कौन? अभी बताया हूं थोड़ा देर पहले, पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग, ठीक है। जब पुष्यमित्र सुंग का शासन चल रहा था तो यहीं पे कौन सा आक्रमण हुआ था? पहला यवन आक्रमण हुआ था, याद रखना, ठीक है। भारत में पहला आक्रमण किसका हुआ था? ईरानी, ईरान का हुआ था, फिर यूनान का हुआ था, फिर किसका हुआ है अभी? यवन, यवन, यवन आक्रमण हुआ है, ठीक है। तो ये तीन क्रम होगा, पहला आक्रमण ईरान, दूसरा यूनान, तीसरा यवन, ठीक है। यवनों ने किसके समय में आक्रमण किया? पुष्यमित्र सुंग के समय में या सुंग वंश के समय में आक्रमण किया। बहुत कोशिश किया हराने का, नहीं हरा पाए, दूसरा रास्ता चुना। कौन सा रास्ता? एक काम करते हैं, एक राजदूत भेजते हैं, कहां? भारत। किसके दरबार में? सुंग वंश में भेजते थे। इस समय इसके राजा थे कौन? कौन थे जी? भौमित्र, भागदूत, इसके राजा थे, खैर छोड़िए, ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है। इनके राजा थे। इन्होंने क्या किया? सिंपल सी बात है, इन्होंने बेस नगर में, बेस नगर में क्या बनाया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बेस नगर, और बेस नगर का पुराना नाम क्या है? नहीं, वर्तमान नाम क्या है? क्या बोलते इसी को? विदिशा का नाम सुने हो? विदिशा कहां है? एमपी में। सुंग वंश की राजधानी क्या था? विदिशा, बेशनगर, यह इसकी राजधानी थी। पुराना नाम बेशनगर था, वर्तमान नाम क्या इसका? विदिशा था। तो सुंग वंश की ये क्या थी? राजधानी थी। यहां इन्होंने क्या बनवाया था? गरुड़ स्तंभ। क्या बनवाया था? गरुड़ स्तंभ बनवाया था। किसने? भौमित्र थे जी। इसके राजा कौन थे? भौमित्र। हेलियोडोरस, हेलियोडोरस सुंग वंश आए थे और इन्होंने बेश नगर में क्या बनवाया था? गरुड़ स्तंभ बनवाया था। और उसमें वर्णन किया था इस वंश के अंतिम राजा के बारे में, जिसका नाम क्या था? वासुदेव था। जिसका किसका वर्णन था? वासुदेव का वर्णन था। वासुदेव, सॉरी, वासुदेव कण्व का वर्णन था। किसका वर्णन था? वासुदेव कण्व। क्या वर्णन था? वासुदेव कर्ण और देवभूति के बीच क्या हुआ था? लड़ाई हुआ था। खैर छोड़ी उतनी बात, आपका आंसर है क्या? वासुदेव कर्ण। एग्जाम में पूछा जाता है बेशनगर किसकी राजधानी थी? है ना, सुंगवंश की राजधानी थी। बेशनगर में गरुड़ स्तंभ किसने लगवाया था? हेलियोडोरस ने लगवाया था, जिसे बेशनगर अभिलेख भी कहा जाता है। चलिए याद रखिएगा, कौन सी दो सभ्यताओं ने गंधार शैली की रचना में सहायता प्रदान की? गंधार शैली, जब यवन आए थे भारत में, कौन आए थे? यवन आए थे। और यवन कहां से संबंधित रखते थे? यूनानी से, है ना। और भारत, जब भारत और यूनानी मिले तब कहलाया ये क्या? यवन कहलाया। तब क्या कहलाया? यवन। या इसी को बोला जाता है जैसे गंधार कला है, किसकी शैली है ये? किसकी शैली है? ये मूर्ति कला। भारत में मूर्ति कला की दो शैली प्रचलित थी पहले। एक है कौन? गंधार शैली, और दूसरा कौन सा है? मथुरा शैली। एक है गंधार शैली, दूसरा है क्या? मूर्ति का दूसरा शैली क्या है? मथुरा शैली। और दोनों ही शैली का प्रारंभ कब हुआ है? दोनों ही शैली का प्रारंभ कब हुआ है? कनिष्क के शासन काल में। किसके का शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। कौन से वंश के थे ये? कुषाण वंश के थे, ये ध्यान में रखना है। और महात्मा बुद्ध की अगर पहली मूर्ति बनी है तो वो कौन कौन सी शैली में बनी है? मथुरा शैली में बुद्ध की प्रथम मूर्ति। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किसमें बनवाया था जी? जिसके समय में चालू हुआ, किसके समय में? कनिष्क के समय में, है ना। तो पहली मूर्ति, है ना, महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति किसके समय में बनी है? कनिष्क के समय में बनी है। कौन सी शैली में बनी है? मथुरा शैली में बना है। और ये जो गंधार शैली है, इसका प्रारंभ कब हुआ, विकास कब हुआ? कनिष्क के शासन काल में हुआ। और गंधार शैली को क्या बोला जाता है? भारतीय यूनानी शैली कहा जाता है ना, है ना। इंडो ग्रीक बोलते हैं इसे। और क्या बोलते हैं इसी शैली को? इसी का बहुत सारा नाम है, इंडो ग्रीक। इंडिया और ग्रीक। ग्रीक क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यूनान जो सभ्यता विकसित हुआ है वो ग्रीस प्रदेश में हुआ है, ग्रीस और रोम के पास हुआ है। खैर इतना ज्यादा जाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अक्का कनाथे सर, पैसा आएगा तो नहीं बोलोगे भाई? सरकार हमें 25-30 हजार दे रही है, आराम से ड्यूटी जाओ 4 से, है ना, 10 से 5, तब तो नहीं बोलते कि सरकार हमें 4 से 10 से 5 ड्यूटी बुलाती है। ठीक, तो नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। पहली बात, आपको 2 लाख लोगों को क्या छोड़ना है?
क्या छोड़ना है? पीछे छोड़ना है। तो इतना भी आसान नहीं होता है। ठीक है, चलो आज के लिए थक गए हो आप लोग, बना लेना। ठीक है, ये तो बना लोगे। विक्रम संवत और शक संवत में कितना अंतर है? विक्रम संवत कितना है? 57 ईसा पूर्व है। शक संवत कितना है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। है 78 ईसवी है। ये माइनस में है, याद रखना। ईसा पूर्व मतलब माइनस में, 58 किस में है? प्लस में। तो अंतर बोला है ना, तो 78 माइनस माइनस 57 कितना आ जाएगा? 8 7 15 135। कितना आ जाएगा? 135 आ जाएगा। क्लियर? तो माइनस कब लिखना है? जब ईसा पूर्व हो। ईसा पूर्व तो माइनस, माइनस का मतलब जी ये जीरो से पहले की बात हो रही है, इसलिए माइनस में लिखा हूं मैंने। और अंतर बोले तो अंतर का चिन्ह लगा दिया हम लोगों ने। मुझे पता था आप लोग नहीं बना पाते, इसलिए मैं बता दिया था। ठीक है, चलिए। ये भी नाराज हो गया, बोल रहे बस करो सर, है ना, ज्यादा नहीं हो पाएगा करके। ठीक है, सील का मार्गा सर, सील का कनिष्क किसने बनवाया था? कनिष्क ने बनवाया था। बस 2 30 तक कर लेते हैं। अशोक द्वितीय किसका नाम था? अशोक द्वितीय किसका नाम था? कनिष्क का ही नाम था। अशोक द्वितीय किसका नाम था? कनिष्क का नाम था। उल्लेखित राजाओं में निम्न में से कौन सा एक कालक्रम सही है? कौन है? गुप्त वंश आ गया, ये आखिरी वंश है। ठीक है, आप लोग बोलोगे तो मैं बता दूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ना है। 4 5 तो बचा है। 4 5 क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? खत्म है गुप्त वंश। बताओ। चलिए, सबसे पहला शासक कौन आएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। इसका पुत्र कौन हुआ? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का पुत्र कौन हुआ? रामगुप्त। रामगुप्त और वह चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसके पुत्र कौन हुए? कुमार गुप्त। इसके पुत्र कौन हुए? कुमार गुप्त। कुमार गुप्त के पुत्र कौन हुए? स्कंद गुप्त। इतना, बस इतने ही राजा के बारे में पढ़ना होता है। बस इतना ही राजा के बारे में पढ़ना है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त का नहीं पढ़ना, इसकी एक कहानी है इसलिए लिखा मैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त। ठीक, क्लियर? चलिए, तो ये क्रम है, देख लो मैच कौन सा कर रहा है। चंद्रगुप्त, अच्छा इसी का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम क्या है जी? विक्रम बेताल का नाम सुने हो? विक्रमादित्य इसी का नाम है। और विक्रम बेताल मतलब बेताल इन्हीं के दरबार में थे। इन्हीं के पास क्या था? 9 रत्न थे। इन्हीं के पास कौन थे? 9 रत्न। कालिदास का नाम सुने हो? छत्तीसगढ़ आए थे, बात हुआ मेरा, मिले थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ आए थे, मिले थे। बोला क्या? बोला उन्होंने, उन्होंने बोला सरगुजा क्या है? स्वर्ग का द्वार है। जब मिले थे तो बताया मुझे कि सरगुजा क्या है? स्वर्ग का। याद रखने की क्या बात दिक्कत है भाई? मेरे से मिले, मेरे कैसी बताए? तो कहानियां गढ़ना है, कहानियों के माध्यम से इतिहास पढ़ा जाता है ना। इतिहास की कहानी होती है ना। सिंपल सी बात है, आप जोड़ लीजिए। आप माना कि मैं राजा था उस समय, ठीक है ना भाई, मैं था। याद रखने के लिए आप कुछ भी करिए, सब जायज है। बोला जाता है ना, लव और जंग में हर चीज जायज है। तो हमारा ये संघर्ष जंग से कम नहीं है। ठीक है, जंग से क्या नहीं है? कम नहीं है। ठीक है जी, चलो। तो याद रहेगा, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोला जाता है? विक्रमादित्य। 9 रत्न है, ठीक है, इन्हीं के दरबार में। और 9 रत्नों में एक का नाम तो जरूर याद रखना, किसका जी? कालिदास। किसका नाम याद रखना है? कालिदास का नाम याद रखना है। इसी का एक प्रसिद्ध स्तंभ लेख है, याद रखना, मेहरौली। मेहरौली लौह स्तंभ लेख। तो किसका भी लेख है ये? चंद्रगुप्त द्वितीय। मेहरौली बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है ये, मेहरौली लौह स्तंभ लेख। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कहां रखा है? कहां रखा? कुतुब मीनार का नाम सुने हो? वहीं पास रखा गया, उसी के सामने में। आज तक इसमें जंग भी नहीं लगा है, सोचिए। कब की बात है ये? कब की बात है? इनका शासन कब चल रहा था? है ना, 300, कहां गया? ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूंगा, इनका शासन कब चल रहा था? हाँ, तो इनका शासन चल रहा था कब? 370 80 ईस्वी में चल रहा था, ईस्वी में चल रहा था। अब आज तक इस लोहे में जंग नहीं लगा। सोचिए कहां से लोहा लाया था। आजकल का लोहा तो 1 साल नहीं चलता, कूलर खराब हो जाता है। ठीक है, सोचो।
तो इसलिए ये बहुत है ना। स्थापत्य कला के बारे में अगर धातु कला की बात करेंगे तो बेस्ट उदाहरण है अब तक का सबसे बेस्ट। जंग नहीं लगना मतलब समझ में आ रहा है ना, कब की बात हो रही है, ये 100 साल 2 साल पहले की बात नहीं हो रही है। कितना साल हो गया, 2000 साल, लगभग लगभग 2000 साल हो गया। 2000 साल में जंग नहीं लगा है आज तक, ये इनके खासियत है। ठीक है, चलिए यात्री थे जिसका नाम था क्या, फाहयान, जिसका नाम क्या था, फाहयान था। ठीक, फायान किनके दरबार में आए थे, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। मेहरली लौह स्तंभ किसका है, चंद्रगुप्त द्वितीय का है। नवरत्न किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। विक्रमादित्य किसका नाम है, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है। इसके बाद कौन है, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त का एक याद रख लेना, सर्वाधिक अभिलेख, इसी के क्या मिले हैं, सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं, सर्वाधिक अभिलेख। और सर्वाधिक क्या जी, मुद्रा भंडार। और क्या मिले हैं, मुद्रा भंडार मिले। सर्वाधिक इन्हीं के क्या मिले हैं, मुद्रा भंडार मिले हैं। और इनके मुद्रा में क्या छपे होता था, मयूर। इनके मुद्रा में क्या छपा होता था, मयूर छपा होता था। मयूर कौन से भगवान को समर्पित है, हा? कार्तिकेय भगवान को समर्पित है। तो ये किसको मानते थे, कुमारगुप्त कार्तिकेय भगवान को मानते थे। कार्तिकेय जी का इन्होंने मंदिर भी